हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने प्रारंभ किया है राज्य व्यवस्था का और राज्य व्यवस्था में हमने एक टॉपिक लिया है मौलिक अधिकार। इसमें मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं जिसपे हमने इसकी बेसिक चीजों के बारे में बात की थी। ये कैसे उत्पन्न हुए, कैसे भारतीय संविधान तक पहुंचे, इन सब चीजों के बारे में मैं बता चुका था। आज इस वीडियो में मैं मौलिक अधिकारों के प्रकारों के बारे में बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी ये प्रकार हैं आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिले। हम इसका एक पार्ट और लाएंगे जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट और इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका बेहतर रिवीजन भी होता रहे और प्रैक्टिस भी होती रहे। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम पहुंचते हैं सबसे पहले प्रकार पर। तो प्रकार से पहले दो अनुच्छेद और समझ लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 12 के बारे में एक बार मैं बता दूं आपको। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का जिक्र किया गया है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा से मतलब है कि इनमें उन सभी निकायों को रखा गया है जो सीधे रूप से मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जिसमें आप संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, संवैधानिक, गैर संवैधानिक निकाय, स्थानीय निकाय और जितनी भी ये चीजें हैं जो सीधे तौर से मौलिक अधिकारों से संबंध रखती हैं, उन सभी का जिक्र इसमें किया गया है। हाँ, एक चीज याद रखिए, ये नोट करके आप लिख लीजिए कि इसमें न्यायपालिका को नहीं लिया गया है। न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा से बाहर रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई है। अब हम एक और अनुच्छेद की बात कर ले रहे हैं, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में विधि का जिक्र किया गया है। विधि से मतलब है कि राज्य ऐसी किसी भी, राज्य मतलब ये राज्य, आप ये क्लियरिटी बिठा लीजिए कि हमने जैसे बताया कि राज्य की परिभाषा में उन सभी निकायों के बारे में बताया गया है जो मौलिक अधिकारों से सीधा संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार की इस विधि में जिक्र किया गया है कि राज्य ऐसे किसी भी कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उनका उल्लंघन करता है। अगर इस तरीके की कोई विधि बनाता भी है तो वो शून्य घोषित हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, जो राज्य है वो किसी भी इस प्रकार के नियम या कानून का निर्माण नहीं करेगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि वो ऐसे किसी नियम या कानून का निर्माण करता है जो इस तरीके का कोई उल्लंघन या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो शून्य घोषित हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट आपकी समझ में आए हैं। अब हम प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये दोनों ही अनुच्छेद समझे हैं। अब हम सीधे पहुंचते हैं प्रकारों के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करता हूं मूल संविधान की, अगर मैं बात कर रहा हूं जब संविधान हमारा बना और संविधान लागू हुआ, अगर मैं मूल संविधान की बात करता हूं तो उसमें हम 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हैं। पर वर्तमान स्थिति में हमने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। यह भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार था जो कि इस समय संवैधानिक अधिकार है। देखिए, इस पॉइंट को समझ लीजिए कि हमें मूल अधिकारों से अलावा भी बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, पर स्पेशली जो भाग 3 में रखे गए हैं, जो भाग 3 में रखे गए हैं, सिर्फ वही मूल अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें और अधिकार प्राप्त नहीं है, हमें और भी बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। संपत्ति का अधिकार उसी प्रकार से अब संवैधानिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। मूल अधिकार विशेष प्रकार के अधिकार हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि मैंने बताया, तो अब आप ये समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं मूल 7 हैं, पर वर्तमान में कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार के। अब समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले है समता का अधिकार, दूसरे पर है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरे पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे पर है धर्म का अधिकार, पांचवे पर है शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार और छठे पर है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मैं इनके अनुच्छेद की बात करता हूं तो समता के अधिकार में हम अनुच्छेद 14 से 18 की बात करेंगे, स्वतंत्रता में 19 से 22 का जिक्र करेंगे, शोषण में 22, 23 और 24 का जिक्र करेंगे, धर्म में 25 से 28 तक का जिक्र करेंगे, शिक्षा में 29 से 30 का जिक्र करेंगे और संवैधानिक अधिकारों में हम अनुच्छेद 32 का जिक्र करेंगे। आप ये चीज समझ लीजिए और इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये चीज कभी कभी सीधे तौर पर आ जाती है। इसका क्रम पूछ लेते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के बाद किस अधिकार का जिक्र किया गया है
और आपको ये चारों ऑप्शन दे देंगे। तो इसका एक क्रम है, आप इस क्रम को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इन अनुच्छेदों को भी एक बार अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि सीधे तौर पे प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि अनुच्छेद 27 किस अधिकार से जुड़ा है। तो अगर आपको ये याद होगा कि ये धर्म के अधिकार से है या धर्म में 25 से 28 तक का जिक्र है, तो जाहिर सी बात है कि 27 जो होगा वो धर्म से जुड़ा हुआ होगा। आप इसके लिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा, एक ट्रिक मान लीजिए जिससे कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे। एक लाइन लिख दे रहा हूं जिससे आप देखिए, समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। देखिए, एक नंबर और मैं आपको बता दे रहा हूं, आप एक नंबर थोड़ा देख लीजिए, 54 24 201। ये एक जादुई नंबर आप मान सकते हैं। आपको ये सारे अनुच्छेद याद रखने में मदद करेगा। वो कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनते चलिए। देखिए, सबसे पहले हमने जिक्र किया है समता का अधिकार, तो आपको दिखाई पड़ रहा है समता का अधिकार। दूसरे पर स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरे पर शोषण का अधिकार, चौथे पर धर्म का अधिकार, पांचवे पर शिक्षा और सबसे लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मैं इनके अनुच्छेद की बात करता हूं तो हमें पता है कि 14 से 18 तक है, यानी कि इसमें 5 अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है। अगर मैं स्वतंत्रता की बात करता हूं तो इसमें 19 से 22 तक के अनुच्छेद हैं, यानी कि 4 अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है। अगर मैं शोषण की बात करता हूं तो इसमें 23 से 24 तक है, यानी कि 2 अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है। धर्म की अगर मैं बात करूं तो 25 से 28 तक, यानी कि 4 अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है। शिक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो 29 से 30, यानी कि 2 अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है। और संवैधानिक उपचारों में अनुच्छेद 32, यानी कि 1 का जिक्र किया गया है। अब इस चीज से देखिए ये जादुई नंबर क्यों है। आपको ये सारे अनुच्छेद इससे याद करने के लिए ये सारे आपको अनुच्छेद याद हो जाएंगे सिर्फ इस एक नंबर से। आपको पता है 5, यानी कि आपको पता है कि 5 अनुच्छेद जो हैं वो 14 से 18 तक हैं। फिर उसके बाद अगर मैं स्वतंत्रता की बात करता हूं तो इसमें 4 है, यानी कि 19 से 22 तक का जिक्र किया गया है। अगर मैं शोषण के विरुद्ध की बात कर रहा हूं तो 23 से 24 तक का जिक्र किया गया है। वहीं धार्मिक शिक्षा की अगर हम धर्म की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 25 से 28 का जिक्र किया गया है। उसी प्रकार से 29 और 30 का जिक्र किया गया है। देखिए, एक अधिकार जिसके बारे में मैंने बात की थी, संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार इस समय उपस्थित नहीं है, यानी कि उसके 0 अनुच्छेद है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और वो इन्हीं के बीच में पड़ता था, अनुच्छेद 31 में उसका जिक्र किया गया था, तो अब आपको ये याद रहेगा। और अनुच्छेद 32, यानी कि संवैधानिक उपचार। उम्मीद करता हूं कि इस एक ट्रिक से आपको ये सारी चीजें याद करने में आसानी हो जाएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनका सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से अनुच्छेद के बाद कौन से अनुच्छेद का जिक्र किया गया है। अब हम एक एक करके सभी अनुच्छेदों को फुल्ली जितना भी डिटेल में खोल के बात कर सकते हैं बात करेंगे, और जितने जैसे भी हो देखते चलते हैं। तो देखिए, यहां तक आपने समझ लिया है कि किस प्रकार के अधिकार हैं, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद कहां तक है। ये सब चीजें मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई है जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब हम सबसे पहले मौलिक अधिकार का जिक्र करते हैं, जिसमें हम जानते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। देखिए, 2 शब्द हैं, कभी आपको एक समता है और एक समानता है। देखिए, समानता से मतलब होगा कि हम अगर किसी चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी चीज को बांट रहे हैं, तो हम ये बिना परिस्थिति जाने कि क्या परिस्थिति है, कैसी है, हम प्रोवाइड कर देते हैं। और कि हम भाई सामान चीजें दे रहे हैं, जिसके हिस्से में 2 है उसके हिस्से में 2 ही आएंगी। और समानता हम और समता के अगर हम जिक्र करें तो हम ये एक चीज देख रहे हैं कि परिस्थिति कैसी है और उसके हिसाब से हम चीजों का वितरण करते हैं। आप एक इस चीज से समझ लीजिए कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास पहले से बहुत से खिलौने हैं और एक बच्चे के पास
कोई भी खिलौना नहीं है या एक आध छोटा मोटा खिलौना है, और हम ये कह रहे हैं कि हम हर बच्चे को 5 खिलौने दे रहे हैं, तो जिसके पास ऑलरेडी बहुत से खिलौने हैं आप उसे 5 खिलौने दो या 10 दो, उसके पास तो वो बढ़ ही रहे हैं। पर जिसके पास कोई खिलौना नहीं है, अगर आप उसके एक दो खिलौने अगर इधर दे दें तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम समता में पढ़ते हैं कि भाई परिस्थितियों की जानकारी लेकर, परिस्थितियों का अध्ययन करके हम चीजों को प्रोवाइड करेंगे, वो समता के अंतर्गत आएगी। और हमने सिर्फ एक रूल बना दिया है कि समानता, यानी सभी की समानता। जैसे कि आम घरों में भी होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समान रूप से दी जाती हैं, और कुछ चीजें देखते हैं कि वो कमजोर है या वो आपका छोटा भाई है, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती होंगी। तो इसी तरीके से ये दो वर्ड है, आप उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि तो हमारे देश में समता का अधिकार है, समानता तो है ही है, साथ ही साथ समता का भी अधिकार है। अब हम समता के अधिकार में सबसे पहले आर्टिकल 14 का जिक्र करते हैं, यानी कि अनुच्छेद 14। देखिए अनुच्छेद 14 की अगर मैं बात करूं तो इसमें विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण, समान विधि का समान संरक्षण। देखिए दो चीजों का जिक्र किया गया है, एक है विधि के समक्ष समता और एक है विधियों के समान संरक्षण। समता से मतलब है कि हम सभी को जो भी हम नियम कानून बना रहे हैं वो सभी के लिए समान है, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे वो किसी बड़े पद पर हो, हम सभी के लिए एक जैसा नियम बनाएंगे, एक जैसे कानून बनाएंगे। अगर कोई गलती करता है तो हम उसी को भी कोई बड़े पद पे है उसे भी वही सजा मिलेगी, और जो छोटे पद पे है या जैसे भी है उसे भी वही सजा दी जाएगी। पर विधियों के समान संरक्षण की अगर हम बात करें तो हम ये अध्ययन करेंगे कि जो उनकी परिस्थिति है क्या वो समान है, क्योंकि हो सकता है कि अगर किसी ने कोई काम किया हो तो उसकी मजबूरी रही हो वो ऐसा कुछ कदम उठाने की, और हो सकता है किसी ने शौकिया में, मतलब वो शौक है उसका वो करने का, तो उसने इसलिए कर दिया है, तो दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। तो इसीलिए हम दो चीजों का जिक्र करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। देखिए अनुच्छेद 15 में जिक्र किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन आधारों पर हम किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये सीधे हमें कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ भी किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कि जो भी चीजें है ना। पर इसमें एक चीज का जिक्र किया गया है कि महिलाओं, बच्चों और जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान का जिक्र किया गया है। जैसे शिक्षण संस्थानों में SC ST के लिए हम कोटे की व्यवस्था कर देते हैं, इन सब चीजों का, तो क्योंकि वो जरूरी भी है, और एक तरीके से देखा जाए तो अगर पिछड़े हैं और हमें सभी को एक सूची में लाके खड़ा करना है तो विशेष प्रावधान का जिक्र किया गया है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में जिक्र किया गया है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन, लोक नियोजन से मतलब है कि सरकार के द्वारा जितने भी अवसर प्रदान किए जाएंगे सरकारी संस्थानों में नौकरी के लिए, उनमें सभी के लिए समान प्रावधान किए गए हैं कि आपको सभी का समानता का अधिकार है। आप सभी उसमें, अगर आप वो सभी क्वालिफिकेशन रखते हैं जो उसके लिए चाहिए, तो आप सभी एक पायदान पर हैं। पर इसमें भी उसी बातों का जिक्र किया जाएगा कि जो पिछड़े वर्ग हैं और जो SC ST कैटेगरी के आए हैं उनके लिए हम विशेष प्रावधान कर सकते हैं, यानी कि हम आरक्षण जैसी चीजों का जिक्र इसी में करेंगे। उसके बाद तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अनुच्छेद समझ में आया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं अनुच्छेद 17 में। देखिए इसमें अस्पृश्यता जैसी बात हुई है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, देखिए हम मान रहे हैं कि सभी लोग समान हैं, सभी में समानता जैसी हम भावनाओं को उत्पन्न कर रहे हैं, पर कुछ रीति रिवाज जो प्राचीन भारत से ही चलते हुए आ रहे हैं, स्पर्शता जैसे, अछूअछूत जैसे, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में अंत किया गया है। तो ऐसा अगर कोई करता भी है तो कहीं ना कहीं वो सजा का पात्र होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 18। इसमें उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत।
मतलब आप किसी भी तरीके की उपाधि धारण नहीं करेंगे, महाराज, अधिराज, इस तरीके से, है ना, कि जो भी आप जिस तरीके की पहले आप जैसे लॉर्ड कर्जन इस टाइप के आप जिक्र सुनते आएंगे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड, जितने भी हमारे वायसराय थे, तो इस तरीके की किसी भी आप उपाधि को धारण नहीं करेंगे। पर आप यहाँ पर शिक्षा और कहीं ना कहीं सेना से जुड़ी हुई उपाधियों को धारण कर सकते हैं, जैसे कैप्टन, मेजर, इस तरीके की उपाधियां आप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे ये समता के अधिकार के बारे में हमने बात कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक आपने अभी समझा समता के अधिकार को, आपने उसके एक एक आर्टिकल के बारे में समझा है। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में बचे हुए हम सभी प्रकारों के संविधानों के बारे में बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे और जितने भी उनसे क्वेश्चन आंसर बनेंगे उन सभी को आपके सामने रखेंगे, जिससे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों होते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद।